नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्यू आरएम पर। दोस्तों, जब हमने अपनी इतिहास यात्रा की शुरुआत की थी तो इस यात्रा के पहले पड़ाव में हमने एनसीईआरटी की क्लास 6 की इतिहास का विस्तार से अध्ययन किया था। विस्तार से हमने चीज़ें समझी थी। वहाँ हमने इतिहास की शुरुआत, मानव सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, महाजनपद काल, पाषाण काल, महापाषाण काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और साथ ही साथ हमने शहर, नगर और व्यापार जैसी अवधारणाओं को समझा था। लेकिन आज से हम अपनी इतिहास यात्रा के दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि आज से हम एनसीईआरटी की क्लास 7 की इतिहास किताब का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या बातें लिखी गई हैं, क्या कह रही है पूरी किताब, ये सारी बातें समझेंगे। दरअसल यह वह ऐसा दौर है, यानी कि जो इसमें पढ़ेंगे हम, तो वह ऐसा दौर है जहां नए नए राजवंशों का उदय हो रहा है, नई नई तकनीक आ रही हैं, नई नई भाषा उभर रही है, धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ पर नई नई संस्कृतियों का आगमन हो रहा है भारत में। तो यह जो ये इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मुख्यतः हम इसमें मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ क्या मतलब है, यानी भारत के मध्यकाल जिसे कह रहे हैं उसका इतिहास पढ़ेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो देखिए, पहले अध्याय में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि जो 1000 वर्षों के दौरान जो मध्यकाल हमने बांटा है इस एनसीईआरटी ने, तो इस दौरान कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों की एनसीईआरटी पड़ताल कर रहा है पहले चैप्टर में। तो यह कालखंड कौन सा है? यह है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का कालखंड है। तो यह लगभग 1000 वर्ष है। तो इस कालखंड में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारत में गहरे बदलाव हो रहे हैं। तो यह कालखंड भारत में गहरे बदलावों से भरा हुआ है। अब कौन से बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं? तो बदलाव हो रहे हैं साहब, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, नए राजवंश उभर कर आ रहे हैं, राजपूत आ रहे हैं, यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहार आ रहे हैं। तो इस तरीके के यहीं पर जो है आपके मराठे हैं, यहीं पर सिख हैं। तो नए राजवंशों का यहाँ पर उदय हो रहा है। अब यहाँ धार्मिक आंदोलनों का विकास हो रहा है। धार्मिक आंदोलनों में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। जो भक्ति आंदोलन है आपका हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक है, और वही जो है ये सूफी आंदोलन जो है इस्लामी परंपरा, इस्लाम से संबंधित। तो ये इस्लाम से संबंधित है। तो यहाँ धार्मिक आंदोलनों का विकास हो रहा है, नई भाषाएं निकल रही हैं, यहाँ पर तकनीकों का विकास हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ संस्कृतियों का भी आगमन हो रहा है। जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे, यानी क्लास 6 को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने ये सारी बातें समझी थी कि मानव जब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहा है तो वो अपने साथ अपने विचार भी लेकर जाएगा, अपना खान पान भी लेकर जाएगा, तो कुल मिला के अपनी संस्कृति भी लेकर जाएगा। तो यहाँ भारत में विदेशियों का आगमन हो रहा है, भारत में व्यापार वाणिज्य के लिए लोग आ रहे हैं, भारत में आजीविका के अवसर तलाशने के लिए लोग आ रहे हैं। तो वो साथ के साथ क्या कर रहे हैं, वो अपनी संस्कृति भी तो लेके आ रहे होंगे, अपने विचार भी लेके आ रहे होंगे। तो भारत में संस्कृतियों का आगमन हो रहा है। ऐसे ही यूरोपीय आ रहे हैं भारत में, वो मुख्यतः व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस व्यापार के कारण आगे चलकर होता यह है कि अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर 2 मानचित्र हैं एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में। एक मानचित्र ये है और दूसरा मानचित्र आपके सामने ये दिख रहा है। क्या मतलब है इस मानचित्र का? तो देखिए, पहला मानचित्र जो है ये 1154 ईस्वी में अरबी भूगोलवेत्ता थे अल इद्रिसी, ये दुनिया का नक्शा बना रहे हैं। उस समय 1154 ईस्वी में कौन बना रहे हैं? अल इद्रिसी। तो नक्शा बना रहे हैं, तो ये अपनी समझ के अनुसार इन्हें नक्शा बना देते हैं। लेकिन उसमें समस्या आती है, जब हम आज उस नक्शे को देखते हैं तो समस्या क्या आती है कि आज यहाँ पर नीचे की साइड में जो है श्रीलंका होना चाहिए, है ना। आज कहाँ पर है? नीचे की साइड में श्रीलंका है, दक्षिण भारत हमारा जो है यहाँ पर है। लेकिन ये भाई साहब अल इद्रिसी साहब जो है उस समय भारत के दक्षिण भारत को कहाँ दिखा रहे हैं? वो उत्तर में दिखा दे रहे हैं। सेम जो है श्रीलंका को भी जो है यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, वो उत्तर में। तो इस तरीके का नक्शा बना रहे हैं ये। तो यानी कि इनका जो नक्शा था आज की स्थिति में, आज के उससे तुलना करें तो कहीं दूर दूर तक सटीक नहीं बैठ रहा है। तो ये उनकी समझ होगी कि किस तरीके से वो नक्शा देख, नीचे से देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे भारत को, जो उन्हें उत्तर में श्रीलंका नजर आया, दक्षिण भारत नजर आया। खैर, अब इस नक्शे में जो है ये नाम भी लिखते हैं कि कौन सा शहर है या कौन सा देश है।
तो उसी में ये अरबी भाषा में नाम लिख रहे होते हैं। तो अरबी भाषा में नाम, कुछ नाम पहचाने भी जा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और कन्नौज जैसे नामों को यहाँ पर पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए वहीं इनकी तुलना दूसरे जो नक्शा बना रहे हैं, एक फ्रांसीसी जो है भूगोलवेत्ता हैं, वो मानचित्र बना रहे हैं, तो उनका नक्शा आज के संदर्भ में देखें तो सटीक दिखता है इनसे। देखिए ये नक्शा उन्होंने बनाया है, ये फ्रांसीसी मानचित्रकार हैं, ये 1720 में इस नक्शे को बना रहे हैं, यानी अल इदरीसी से लगभग 600 साल बाद ये नक्शे को बना रहे हैं। तो यहां आपको ये समझ में आ रहा होगा कि समय के साथ चीजों की समझ बढ़ती है, समय के साथ चीजें ज्यादा समझ होती हैं, ज्यादा उनकी क्लियरिटी नजर आती है। तो ये फ्रांसीसी मानचित्रकार बना रहे हैं इस नक्शे को, तो यहां दिख रहा होगा आपको जो है ये नक्शा आज की तुलना में देखें तो कुछ सटीक नजर आता है। देखिए यहां पर ये वाला हिस्सा गुजरात दिख रहा है आपको, गुजरात यहीं ऐसा ही दिखता है लगभग यहाँ पर, और ये श्रीलंका। तो इनका नक्शा जो है वो ज़्यादा सटीकता के करीब है, ज़्यादा सटीक है, बजाय जो अल इदरीसी बना रहे थे। अल इदरीसी का तो दूर दूर तक नक्शा जो है इस तरीके का नहीं था, तो ये इनका नक्शा ज़्यादा सटीक है। साथ ही साथ इनका जो है, इनके नक्शे में क्या है, तटीय क्षेत्रों का अधिक वर्णन है। तो ये तटीय क्षेत्र जो है इनका अधिक वर्णन है। इनका अधिक वर्णन क्यों है? क्योंकि भारत में जब यूरोपीय व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, तो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं तो किस रास्ते से जाएंगे? इन्हें तटीय रास्तों से जाएंगे। तटीय रास्तों की जानकारी होगी उन्हें, तभी तो वो जो सही जगह पर पहुंचेंगे। तो इसलिए तटीय क्षेत्रों का इनके उसमें अधिक वर्णन है। तो व्यापारी और नाविक इन्हीं रास्तों से यात्रा किया करते थे। अब देखिए कुछ शब्दावली होती है, नई और पुरानी शब्दावली। आज हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है प्राचीन भारत में या आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले उन शब्दों का मतलब कुछ और रहा होगा। तो ऐसे ही यहां पर हो रहा है। यहां पर जब इतिहासकार कुछ शब्दों को देखते हैं तो आज के संदर्भ में देख रहे हैं वो तो, लेकिन वो लिखा तो आज से जो 1000 साल पहले गया है, 2000 साल पहले लिखा गया, 3000 साल पहले लिखा गया। जब आज के संदर्भ में देखेंगे तो हो सकता है उसका अर्थ गलत निकल जाए। तो इसमें ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका आज मतलब कुछ हो रहा है, और जब प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में देखेंगे तो वहां मतलब जो था उनका कुछ अलग था। तो यही बतलाने की कोशिश कर रहा है इसमें कि भाषा और अर्थों में समय के साथ बदलाव होता है। सही बात है, कुछ ऐसे शब्द हैं कि भारत के एक हिस्से में वो शब्द बड़े आराम से नॉर्मल तरीके से बोल दिया जाता है, वहीं भारत के किसी दूसरे हिस्से में उस शब्द को गाली के रूप में लिया जाता है, गंदा समझा जाता है। आपको पता हो तो आप अपने तक ही रखना, कमेंट मत करना, ठीक है। तो ऐसे ही ऐतिहासिक अभिलेख अनेक भाषाओं में मिलते हैं। जब अनेक भाषाओं में मिल रहे हैं तो उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। अब उनको पढ़ने वाले भी उसे अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। हो सकता है कहीं वहां पर लिखा हो, जैसे आज के देवनागरी में लिखूं तो का लिख रहा है, ऐसे ही जो है ये रा लिख रहा है देवनागरी, मान के चलो। तो कोई इतिहासकार इसे रा पढ़ सकता है और कोई इसे शा के रूप में देख सकता है, ये वाला इस तरीके से देख सकता है। तो इसकी भी समस्या है। समय के साथ भाषाएं बदलती है, भाषाएं बदलती हैं। जैसे मध्ययुगीन फारसी भाषा है और वही आधुनिक फारसी भाषा है आज के समय की, इन दोनों में काफी अंतर नजर आता है। अभी हम देखेंगे उसको, चित्र के माध्यम से एक से देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अब अंतर नजर आ रहा है तो अर्थ में भी अंतर निकलेगा। ऐसे ही शब्दों की व्याकरण, शब्द भंडार और अर्थ की भी समय समय के साथ बदलते हैं। अब देखिए साहब ये कैसे बदलते हैं। अब बड़ा ही एक सिंपल जो है नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक शब्द है, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब क्या है। आप आज के संदर्भ में देखेंगे तो आधुनिक भारत जो है उसे आप हिंदुस्तान की संज्ञा के रूप में देंगे, उसका नाम हिंदुस्तान जानते हैं। लेकिन जब हम उस समय इतिहास की बात कर रहे होते हैं तो हिंदुस्तान शब्द का मतलब कुछ और था। देखिए कैसे था। तो 13वीं सदी में जब देख रहे हैं हम, तो 13वीं सदी में इतिहासकार था एक फारसी, मिनहाज ए सिराज। तो मिनहाज ए सिराज जो है हिंदुस्तान को केवल किसके लिए उपयोग कर रहा है? हिंदुस्तान वर्ड का उपयोग वो किसके लिए कर रहा है? पंजाब के लिए। यानी पंजाब, स्पष्ट नहीं आ रहा है ना, एक सेकंड। तो वो कर रहा है किसके लिए? पंजाब प्लस हरियाणा और प्लस गंगा यमुना का जो क्षेत्र था। तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना को तीनों को मिलाकर
उसके लिए वो केवल हिंदुस्तान शब्द का यूज कर रहा है। बाकी जो एरिया या क्षेत्र बता भारत का, बाकी हिस्सा जो बता, उसके लिए वो कुछ अन्य सोच रहा होगा, कुछ अन्य नाम जानता होगा उसके लिए। लेकिन केवल 3 के लिए वो क्या, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, इसके लिए वो हिंदुस्तान का प्रयोग कर रहा है। आज के संदर्भ में देखें तो हम पूरे भारत के लिए यूज करते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ये केवल इसके लिए कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वह राजनीतिक दृष्टिकोण से दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली का सुल्तान जो था, उसके अधीन जो क्षेत्र आते थे उनके लिए कर रहा है केवल। यहाँ पर अलग अलग शासक जो है राज्य कर रहे थे ना, भारत में शासन कर रहे थे ना, तो वो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, उस सुल्तान था, उसके अधीन जो क्षेत्र आ रहे हैं, केवल उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज कर रहा है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। यानी जब सल्तनत यहाँ पर है तो सल्तनत का समय के साथ विस्तार हो रहा है, तो हिंदुस्तान शब्द के भी मतलब जो है इसमें सल्तनत के अंतर्गत कई क्षेत्र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो उसे हिंदुस्तान के अंतर्गत समाहित नहीं कर रहा है, उसका समावेश नहीं कर रहा है या नहीं हुआ। अब जब आगे पढ़ते हैं हम 16वीं सदी में, ये तो 13वीं सदी में, 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज जो है हिंदुस्तान का केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वहां के लिए यूज कर रहा है। वहीं 16वीं सदी में जब बात करते हैं तो बाबर जो है हिंदुस्तान का शब्द का जो है प्रयोग पूरे महाद्वीप के लिए कर रहा है। पूरे महाद्वीप में मतलब पशु पक्षी, भूगोल, संस्कृति आदि के लिए कर रहा है। यह प्रयोग जो है 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान दिखता है। तो यानी कि अमीर खुसरो जो है हिंद शब्द का यूज कर रहे हैं, वो पूरे भूगोल के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही बाबर भी उसी तरह कर रहा है हिंदुस्तान शब्द का उपयोग, तो इसलिए समान दिख रहा है। तो उस समय हिंदुस्तान शब्द आज जैसे राष्ट्रीय और राजनीतिक अर्थ से नहीं जुड़ा था। तो यहाँ आपको अंतर जो है स्पष्ट दिख रहा होगा। आज के संदर्भ में देखें तो आज के जो हिंदुस्तान शब्द का मतलब जो है राष्ट्रीय और राजनीतिक अर्थ में लेते हैं, लेकिन उस समय नहीं इस तरीके से। चलिए अब देखिए, ऐसे ही एक और शब्द है विदेशी शब्द। विदेशी का मतलब आप जानते हैं, आज के संदर्भ में बात करें तो आज हमारे देश से जो नहीं है, यानी कि जो भी बाहर का है वो हमारे लिए विदेशी है। बाहर से अगर यहाँ रहेगा कोई, यानी कि श्रीलंका हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, नेपाल हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, ब्रिटेन, जो भी है, जहाँ से यानी कि अपने देश को छोड़कर बाहर से कोई भी आएगा वो हमारे लिए विदेशी है। वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ एक ही गाँव यानी कि दूसरे गाँव का कोई व्यक्ति है तो पहले गाँव के लिए वो दूसरा व्यक्ति विदेशी होता था। तो कोई भी अनजान व्यक्ति जो किसी समुदाय या संस्कृति से जुड़ा ना हो, विदेशी कहा जाता था। यानी इतिहास में विदेशी उसको कह रहे हैं जो किसी समुदाय या विशेष संस्कृति से नहीं जुड़ा है बल्कि अनजान है, वो विदेशी हो गया उनके लिए। हिंदी में इसके लिए परदेशी और फारसी में अजनबी जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। नगरवासी जो होते थे, नगरवासियों के लिए वनवासी उस समय जो होते थे, वनों में जो लोग रहते थे वो विदेशी हो जाते थे, उनके लिए वो विदेशी थे। तो वही कारण। लेकिन एक ही गांव के दो अलग अलग धर्म या जाति के लोग एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं माने जाते थे। यानी कि 2 गांव हैं यहाँ और ये भारत में ही मान के चलते हैं, तो इस गांव के लिए इस गांव के लोग विदेशी हो सकते हैं, इस गांव के लिए इस गांव के लोग विदेशी हो सकते हैं, इसके लिए ये विदेशी हो सकते हैं। तो भारत में ही एक गांव के लिए दूसरा गांव विदेशी हो सकता है, ये है इसका मतलब। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आज हमारे लिए विदेशी शब्द का क्या मतलब है, उस समय विदेशी शब्द का क्या मतलब है। तो इस तरीके से भाषा और शब्दों में परिवर्तन होते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, इस कालखंड में अध्ययन के लिए इतिहासकार विभिन्न भौतिक और लिखित स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। हम जब कक्षा 6 पढ़ रहे थे उसमें भी हमने यही बात समझी थी कि इतिहासकार इतिहास का अध्ययन करने के लिए किन किन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो अध्ययन कर रहे हैं वो लिखित और भौतिक स्रोतों का। अब लिखित में तो जब पांडुलिपि हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, कोई ग्रंथ हो सकता है। और जब हम बात करें भौतिक के लिए तो भौतिक में क्या होंगे, वो सिक्के होंगे, वो शिलालेख होंगे, वो स्थापत्य होगा यानी भवन निर्माण कला, वो लिखित सामग्री होगी। तो इस तरीके से इनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस काल में यानी मध्य काल में जब इस 7th में पढ़ रहे हैं, जो ये कालखंड जो है 700 से 1750 में, इसमें कुछ नई चीजें भी आ रही हैं, नई विशेषता भी आ रही है स्रोत के रूप में। तो वो क्या है, इस युग में प्रमाणिक लिखित स्रोतों की संख्या जो है अचानक बढ़ गई। लिखित स्रोत जो खूब मिल रहे हैं यहाँ पर, खूब जो लिखाई पढ़ाई हो रही है और विविधता में भारी वृद्धि हो रही है यहाँ पर। इतिहासकारों ने धीरे धीरे अन्य स्रोतों के बजाय लिखित सामग्री को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर लिखित सामग्री भरपूर मात्रा में मिल रही है।
लिखित सामग्री भरपूर मात्रा में मिल रही है तो ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। किसी चीज को देखकर ये नहीं कर अरे इसका क्या मतलब है, सिक्के पर ये मूर्ति बनी है तो इसका क्या मतलब है, सिक्के पर कम जो है वजन है तो इसका क्या मतलब है, सिक्का सोने का है चांदी का है तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी या नहीं हो गई थी। अब इसकी बजाय वो क्या कर रहे हैं, सीधा लिखित उठा रहे हैं और देख रहे हैं कमजोर हुई थी नहीं हुई थी, क्या लिखा है इसने। तो इस तरीके से यहाँ पर यह नई विशेषता आ रही है। अब जब नई विशेषता आ रही है तो नई समस्या भी आएगी। अब जब नई विशेषता आ क्यों रही है, क्योंकि इस समय जो है कागज आसानी से उपलब्ध होने लगा था। आसानी से उपलब्ध होने के साथ साथ सस्ता उपलब्ध हो रहा था, बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो रहा था। तो चूंकि बड़े पैमाने पर प्राचीन भारत में तो कागज उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो प्राचीन भारत में जब कागज उपलब्ध नहीं हो रहा है, ताड़ के पत्रों पर लिख रहे हैं, वो जो है वृक्षों पर लिख रहे हैं, वृक्ष जो पेड़ के पत्ते होते हैं उन पर लिख रहा है, जिसे हम पांडुलिपि कह रहे हैं। जो हमने पढ़ा था कश्मीर में भूर्ज वृक्ष जो था उसके पत्ते पर लिख रहे थे, तो ज़्यादा वहाँ पर परेशानी थी, कागज नहीं था, तो वह कागज नहीं था तो ज़्यादा लिखित सामग्री नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर कागज की मात्रा बढ़ गई है, कागज अथाह मिल रहा है यहाँ पर, तो अथाह मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लिखा जाएगा। और ज़्यादा लिखा जाएगा तो कौन कौन लिख रहे हैं, यहाँ धार्मिक ग्रंथों की रचना जो है कागजों पर की जा रही है, शासक जो है वो अपने वृत्तांत लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, ऐसे ही संत जो हैं वो अपने लेख और उपदेश लिख रहे हैं इस पर। पहले जो लेख जगह जगह पर जाकर जो उपदेश जगह जगह पर जाकर देते थे, लेकिन अब वो है किताबों में लिख रहे हैं। अर्जियां लिखी जा रही हैं यहाँ पर, अदालतों के दस्तावेज भी यहाँ पर लिखे जा रहे हैं कागजों पर, साथ के साथ हिसाब किताब व कर संबंधी दस्तावेज भी इन कागजों पर लिख रहे हैं। पांडुलिपि यहाँ पर अब संग्रहित भी हो रही हैं। अब पांडुलिपियों को संग्रहित क्यों कर रहे हैं, कुछ शौकिया लोग कर रहे हैं, जो धनवान लोग थे, जैसे आज भी होता है ना, पुरानी चीज़ों की बोली लगती है और खरीद के अपने घर में ले आता है, छोटी सी चीज़ के करोड़ों रुपए दे के आते हैं, तो ऐसे यहाँ पर हो रहे थे। तो मंदिरों, मठों, धनी व्यक्तियों और शासकों के द्वारा इन पांडुलिपियों का संग्रहण हो रहा था। इन्हें पुस्तकालयों और अवलेखागारों में सुरक्षा रखा जाता था। ठीक है साहब। अब देखिए आगे है, उस समय प्रिंटिंग प्रेस का विकास नहीं हुआ था। अब जब विकास नहीं हुआ था इसलिए लिपिक जो है पांडुलिपियों की हाथ से ही प्रतिलिपि बनाते थे, यानी कॉपी पेस्ट करते थे कुल मिला के हाथ से ही। तो इनके पास कोई पुराना अध्याय वो स्रोत है इस काल में, तो उसको देख करके वो हाथ से लिख रहा है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस है नहीं है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ये ऐसी एक प्रतिलिपि बना रहा है, यानी कि देख करके दूसरी चीज को लिख रहा है। अब जब देख के लिख रहा है तो हो सकता है किसी की अच्छी राइटिंग हो, बहुत अच्छा हस्तलेखन करता हो, और किसी का हस्तलेखन बहुत खराब हो, तो समस्या आएगी। तो प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द और कहीं कोई वाक्य। तो जब वो प्रतिलिपि बना रहा है तो पुरानी देख करके बना रहा है, तो हो सकता है उसके जब वो पढ़ रहा होगा तो कुछ चीज समझ नहीं आई होगी, कोई वाक्य समझ नहीं आया होगा, तो अपनी समझ के अनुसार उसने उस वाक्य को लिख दिया। मैं जब दिखा रहा था रा की जगह शाह दिख सकता है ऐसे, तो रा की जगह शाह लिख दिया होगा, तो अपने अनुसार उसमें फेरबदल कर दे रहा है। अब जब फेरबदल कर दे रहा है तो मूल स्रोत में क्या लिखी होगी वो बात हुबहू तो नहीं उतार पाएगा ये, या उतारेगा नहीं, क्योंकि इससे जो है चीजें ठीक नहीं दिख रही हैं इसे। अब जब ठीक नहीं देगा तो त्रुटियां करेगा, लिखावट समझने में दिक्कत हो रही होगी इसे, जो बताया मैंने। अब जब सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां भी बन रही हैं, यानी कि मूल स्रोत से प्रतिलिपि बनाई, अब आगे चलकर उन प्रतिलिपि से भी प्रतिलिपि बन रही है, कॉपी से कॉपी बन रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा, तो परिणाम ये होगा कि एक ही मूल ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई, यानी कि स्रोत जो मूल स्रोत में जो बात लिखी गई थी और जो अंतिम प्रतिलिपि देखें तो बहुत अलग बात हो जा रही है। इस तरीके से इसके नुकसान है या सीमाएं हैं। अक्सर मूल पांडुलिपि नहीं मिलती है। अब जब मूल पांडुलिपि नहीं मिल रही है तो जो बाद की जो पांडुलिपि हैं, जो प्रतियां हैं, उन पर ही जो है निर्भर रहना पड़ रहा है। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है ताकि मूल बात का पता लगाए इसके। क्यों? क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं, प्रतिलिपि बनाई रही हैं, कॉपी बनाई जा रही हैं अलग अलग, तो अलग अलग लेखक के उसमें भाव विचार घुस सकते हैं। हो सकता है, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि इतिहास लिखते समय कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं, कुछ बातें अपनी उसमें जोड़ दी जाती हैं। तो ऐसे ही जब ये प्रतिलिपि बनाते होंगे तो कुछ बातें उसमें से छोड़ रहे होंगे, कुछ बातें अपनी उसमें घुसेड़ रहे होंगे, तो अलग अलग बातें मिल रही हैं। सही बात जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी प्रतिलिपियां बनी हैं उनका एक साथ मिलाकर के तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सही बात मिल पाएगी। ठीक है साहब। अब देखिए ये दो जो है आपके सामने चित्र हैं। एक चित्र जो है
शिकस्त नाम की जो शिकस्त लिपि है, और ये दूसरी जो है नस्तलिक लिपि है। किसकी? फारसी की है ये। तो फारसी की जो नस्तलिक लिपि है, जो मैं कह रहा था कि फारसी, आधुनिक फारसी और आज की जो और मध्यकालीन जो फारसी थी उसमें बहुत अंतर है। तो वही अंतर देखिए, नस्तलिक जो लिपि है उसमें वर्णों को जोड़कर धारा प्रभाव रूप से लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। क्लियर दिख रहा है, एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये वर्ड एक लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो आराम से पढ़ लेगा अरबी का जो भी जानकार होगा। वहीं इस लिपि को देखो, एकदम सघन तरीके से लिखी गई है, कठिन तरीके से लिखी गई है, कोई भी वर्ड किसी से टकरा रहा है। तो जब टकरा रहा है तो आसानी से नहीं पढ़ी जाएगी, आसानी से नहीं पढ़ी जाएगी, तो इसका मूल अर्थ क्या है वह भी स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा जा सकता, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी उसके लिए। तो यही अंतर होता है कुल मिला के। अब चलिए आगे समझते हैं आपके लेखकों द्वारा किए गए संशोधन। अब समस्या एक और आती है, जब वो लिख रहे हैं लेखक, तो वही अपने जो वृत्तांत लिखे थे उनमें वो आगे चल में उनमें संशोधन कर दे रहे हैं। संशोधन कर रहे हैं तो पहले उन्होंने कुछ बात लिखी थी, वो बात आज के जो ग्रंथ में नहीं है, तो ग्रंथ में नहीं है, आज के उनके वृत्तांत में नहीं है, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ये बात सही है कि वो बात सही है, कौन सी बात सही है, इसमें भी दिक्कत हो रही है। जैसे जियाउद्दीन बरनी है, वो 14वीं सदी के इतिहासकार थे, पहली बार उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा था 1356 में, ठीक है साहब, लेकिन आगे चलकर 1358 में वो उसमें संशोधन कर देते हैं और उसके बाद एक नया छाप देते हैं। अब दोनों संस्करण जब लिख रहे हैं तो उनमें अंतर है। हालांकि इतिहासकारों के पास 1971 तक केवल यही वाला इनका वृत्तांत था, दूसरी प्रति की इनके पास जानकारी नहीं थी, यह एक पुस्तकालय में दबा पड़ा था, जब जाके मिला, ठीक है। अब चलिए साहब आगे देखिए, समय काल और चुनौती। समय काल और चुनौती, अध्ययन काल जो है संभव, जो सारी बातें मैं बताया, इस काल में हो क्या रहा था, बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ रहे थे। जब बड़े पैमाने पर परिवर्तन कैसे आ रहे थे, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में परिवर्तन आ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब जब परिवर्तन आ रहे हैं, इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर नई प्रौद्योगिकी आ रही है। तो सिंचाई के क्षेत्र में जो है रहट नामक जो है तकनीक निकल के आ रही है। रहट में क्या होता था, एक पहिया टाइप का होता था लकड़ी का, उस पर जो है बाल्टी या डब्बा जो है उससे कुएं से पानी निकाला जाता था। जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ डब्बे बांध दिए ऐसे करके, ये आपको पहिया दिख रहा है ना, तो इसको जो है घुमाया जाता था और पानी ऐसे निकल के लेके आते थे। इस प्रणाली को, इसको कह रहे हैं रहट। तो यहाँ पर इस तरीके की तकनीक आ गई है। यहाँ चरखे का रूप जो है कताई में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ आग्नेय अस्त्र जो थे उनका भी उपयोग हो रहा है, यानी बारूद वाले जो हथियार हैं अब यहाँ पर उनका उपयोग हो रहा है। नई फसलें आ रही हैं, खान पान आ रहे हैं। यहाँ पर नई फसलें, खान पान क्यों आ रहे होंगे आपको पता ही है, जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो अपने साथ संस्कृति लेके आ रहे हैं, वो वहाँ जो अपने यहाँ चीजें खाते होंगे वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है जब वो बाहर आ रहे हैं भारत में, तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी जैसे खान पान भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के द्वारा लाई जा रही हैं जो भारत में आ रहे हैं, नए विचार लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या की गतिशीलता। अब जनसंख्या इस समय जो है परिवर्तन हो रहे हैं, तो एक ही जगह तो टिकी नहीं रहेगी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो लोग अवसरों की तलाश में लंबी यात्राएं करने लगे, झुंड के झुंड यात्राएं करने लग रहे हैं, भीड़ की भीड़ जो है जा रही है रेला लेकर के जो है। तो इस महाद्वीप में अपार संपदा थी, कहाँ पर, भारत में। जब भारत में अपार संपदा है तो अपना भाग्य बढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, इसलिए लोग यहाँ पर खिंचे चले आ रहे हैं। वो चाहे यूरोप से हो, चाहे वो पश्चिम एशिया से हो, आज के पश्चिम एशिया से, या यूनान से हो, कहीं से भी हो। अब यहाँ पर नई शक्तियां भी आ रही हैं। तो इसी में एक शक्ति उभर के आ रही है, राजपूत। राजपूत का मतलब है राज करने वाला या राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजपुत्र का यह मतलब है। तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम उन योद्धाओं के लिए किया जाता था। किन योद्धाओं के लिए किया जाता था? जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। तो यानी राजपूत शब्द का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? जो क्षत्रिय होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इसमें कौन कौन आ रहे हैं? राजा और सामंत के अलावा सेनापति और सैनिक भी आते थे। और कौन से सेनापति और सैनिक? जो दूसरे शासकों की सेना में काम कर रहे हैं, वो भी क्षत्रिय राजपूत के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी विभिन्न राज्यों की सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति भी, यानी कि सेना और सैनिक जो क्षत्रिय होने का दावा कर रहे हैं, वो सारे राजपूत के अंतर्गत आ जा रहे हैं। अब कवि और चारण जो थे वो राजपूतों की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, खूब उनके गुणगान कर रहे हैं।
ऐसे ही अब यहाँ पर कुछ अन्य प्रभावशाली समूह भी हैं, वो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का यहाँ पर लाभ दिख रहा है, तो उस लाभ का भरपूर उपयोग करते हैं कौन? आपके मराठा, आपके सिख, आपके जाट, आपके अहोम और कायस्थ। जो कायस्थ जो होते थे लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति होती थी। तो ये लोग जो है अपने इस स्थिति का यहाँ पर फायदा उठा करके अपना राजनीतिक स्तर बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर फिर अलग अलग क्षेत्र में ये शासन करने लग जाते हैं। इनका शासन चलता है, चाहे वो मराठा हो, आपको दिखता है दक्कन के क्षेत्र में सिख हो, पंजाब वाला इलाका, जाट जो है कन्नौज और ये सब ये वाला इलाका जो है, और ऐसे ही अहोम वगैरह। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पर हम कुल मिलाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर परिवर्तन क्या चल रहे थे, किस तरीके के परिवर्तन हो रहे थे, इस पार्ट में ये पढ़ रहे हैं। प्रॉपर जो है यहाँ पर क्या चीजें हुई वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पर्यावरणीय परिवर्तन और कृषिकरण। तो यहाँ जंगलों की कटाई अधिक हो रही है, लोहे का उपयोग शुरू हो चुका था, पहले ही हम पढ़े ही थे क्लास 6 में, तो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, तो अब यहाँ पर और ज्यादा जंगलों की कटाई हो रही है। जंगलों की कटाई हो रही है तो कृषि का विस्तार हो रहा है, कृषि के लिए भूमि का विस्तार हो रहा है। कृषि के लिए जब भूमि का विस्तार हो रहा है तो यहाँ जंगलों में पहले लोग रहते होंगे जिन्हें वनवासी के नाम से जानना है। अब वनवासी रहने तो उन्हें अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ रहा होगा, अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ रहा होगा। तो अब वो जो है नए लोगों से उनका संपर्क बढ़ेगा, नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा तो वो भी कृषि करना शुरू कर देंगे, कृषि करना शुरू कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर खेती के लिए नई जमीन उपलब्ध हुई, विस्थापित हुए, कुछ कृषक बन गए। अब ये कृषक जो बने हैं वो क्षेत्रीय बाजारों, मुखिया, पुजारियों और मठों आदि से प्रभावित हो रहे हैं। अब वो साथ के साथ क्या कर रहे हैं, वो हो रहे हैं वो एक जटिल समाज का हिस्सा बन गए। वो पहले वन में अपना जंगल में अकेले रहते थे, छोटी सी दुनिया थी उनकी, लेकिन अब यहाँ पर जटिल समाज का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ वर्ण व्यवस्था भी मौजूद है, जहाँ जातियों का भी विकास हो रहा है, जातियां भी उभर कर आ रही हैं, जो है यहाँ भेदभाव भी चरम पर पहुंचने वाला है। तो इस तरीके के समाज में वो हिस्सा बन जा रहे हैं। और वो फिर क्या कर रहे हैं, जब इस तरीके के समाज का हिस्सा बनना है तो उन्हें कर भी देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। जंगलों में ऐसी अवधारणा नहीं थी, यहाँ पर स्थानीय मालिकों के लिए वो बेगार कर रहे हैं, बिना पैसे के लिए के काम कर रहे हैं, यानी बेगार करनी पड़ रही है उन्हें। अब जब बेगार करनी पड़ रही है तो यहाँ पर जो जब ऐसी स्थिति हो रही है तो यहाँ किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानता भी उपजेगी, यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक रूप से अंतर उभरेंगे। तो कुछ के पास क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा जमीन हो जाएगी, ज़्यादा उपजाऊ जमीन होगी तो ज़्यादा कृषि होगी, ज़्यादा खेती होगी, ज़्यादा खेती होगी तो वो ज़्यादा धन कमाएगा, ज़्यादा लाभ कमाएगा, तो वो पैसे वाला हो जाएगा। और जिसके पास ज़मीन नहीं होगी, जिसके पास कम ज़मीन होगी या उपजाऊ ज़मीन कम होगी उसके पास, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। तो इस तरीके से तो जहाँ जब ऐसी बात होगी तो कुछ लोग मवेशी पाल रहे होंगे और कुछ लोग जो है जिनकी खेती अच्छी नहीं चल पा रही तो वो दस्तकारी जैसे काम कर रहे होंगे या खेती से समय निकाल करके दस्तकारी का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर समाज में अंतर पैदा करेंगी। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, जब जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा है तो लोग जातियों और उपजातियों में बट जाने लगे हैं, उन्हें बांटे जाने लगा है। और इन बांटे जाने का कारण है साहब उनकी पृष्ठभूमि, उनका व्यवसाय का आधार क्या है और उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा इनके आधार पर दिए जाने लगा है। तो इसी तरीके से अब यह जो जब दर्जा दिया जा रहा है तो यह दर्जा हालांकि अभी तक स्थायी नहीं है, यानी आपको जो दर्जा दे दिया गया है, अगर नीचा दर्जा दिया गया है तो वो आपका वो दर्जा बदल सकता है। आज की तरह नहीं है कि आप जो है किसी अमुक जाति में पैदा हो गए या कथित तौर पर अमुक जाति में पैदा हो गए तो आप उसी जाति के बन के रह गए। यहाँ अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है आपकी जाति बदल सकती है, आपके ओहदे, प्रभाव और वर्चस्व के आधार पर वो जाति बदल सकती है, यहाँ स्थायी नहीं है। तो यहाँ समय और स्थान के अनुसार वो बदलती रहती थी। तो किसी जाति जो है विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, प्रभाव क्या है उसका, संसाधनों पर उसका नियंत्रण कितना है, उसके आधार पर उसके दर्जा बदलते रहते थे। तो इसी के कारण किसी क्षेत्र में वो जाति निचले दर्जे पर हो सकती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में वही जाति ऊंचे दर्जे पर हो सकती है, यानी कि और किसी क्षेत्र में जो जाति का दर्जा ऊंचा है वो किसी अन्य क्षेत्र में यानी उत्तर भारत में वो हो सकता है। जैसे मान के चलते हैं बिहार में किसी जाति का दर्जा ऊंचा है तो वो उत्तर प्रदेश में वो दर्जा नीचे हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस जाति का दर्जा ऊंचा है वो जो है महाराष्ट्र में नीचे हो सकती है। तो इस तरीके के यहाँ पर परिवर्तन हो जा रहे हैं, यहाँ पर अभी स्थायी नहीं हुई है। तो अब देखिए जाति व्यवस्था और नियंत्रण, जब जाति व्यवस्था बन गई है तो उस पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की जा रही है।
तो लोग जो है यहाँ पर अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण करने के लिए जातियां अपने अपने नियम बनाने लगी। अब नियम बनाने लगी तो इनका जो है नियमों का जो पालन भी कोई करवाएगा। तो उन पालन को करवाने के लिए जाति के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे उनकी एक सभा होती थी, वो इन नियमों का पालन करवा रही है। और इस सभा को कुछ क्षेत्रों में जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये सारे शब्द आपको जो वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, जाति पंचायत, तो आपको याद रखना है, माइंड में रखना है, नोट कर लेना। ये बात पीटी में पूछी जा सकती है ऐसी चीजें कि जाति पंचायत क्या हुआ करती थी। ठीक है, अब जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना होता था। यानी जाति अपने नियम तो पालन कर रही है, साथ के साथ गांव के स्तर पर कुछ नियम बने होंगे उनका भी इन्हें पालन करना है। ठीक है, अब कुल मिलाकर कहें तो कई गांव में मुखियाओं का शासन होता था। मुखिया का शासन होता था तो कुल मिलाकर जो है एक तरह से किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है, अब देखिए साहब, विशाल साम्राज्य और उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ चोल जो है साम्राज्य है, जिसे हम अध्याय यानी कि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तुगलक है, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, वो अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ऐसे ही मुगल है, इस मुगल के बारे में अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने मुगल के संदर्भ में कुछ चेंजेस किए हैं, खैर इसे अध्याय 4 में पढ़ेंगे। और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों को समाहित किया गया है इसमें, किसमें, इस पुस्तक में, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे गयासुद्दीन बलबन है, इसके बारे में बात देखें तो 1266 से लेकर 1287 तक की एक संस्कृत परिस्थिति में उसे पूर्व में कहां से पूर्व में बंगाल, जो गौड़ है बंगाल, वहां से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान यानी कि गजनी, अफगानिस्तान के गजनी या गज्जन क्षेत्र तक के फैले साम्राज्य का शासक बताया गया है। एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब मैंने आपको बताया था क्लास 6 की जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहां बताया था प्रशस्ति यानी प्रशंसा, जिसमें प्रशंसा की गई हो, तारीफ की गई हो, जिसमें उसे कह रहे हैं प्रशस्ति। तो ऐसी एक संस्कृत प्रशस्ति में बलबन का जो है शासक कहाँ का दिखाया जा रहा है, उसका साम्राज्य कहाँ तक दिखाया जा रहा है, बंगाल में गौड़ से लेकर के जो है अफगानिस्तान के गजनी या गज्जन क्षेत्र तक दिखाया जा रहा है। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, भाग जाते थे, ऐसा इसमें प्रशंसा की जा रही है। उसकी सेना इतनी ताकतवर थी, इतनी बड़ी बेहतरीन थी कि ये जो यहाँ के जो सेना थी वो उसको देखकर ही भाग जाती थी। तो इसलिए जो है प्रशंसा जब करते हैं तो बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है, खूब जबरदस्ती बेमतलब में खूब किसी को शेर बना दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए इतिहासकार इसे अतिशयोक्तिपूर्ण बता रहे हैं, ये दावे जो है अतिशयोक्तिपूर्ण है, बहुत ज्यादा शयोक्ति कर दी है। ऐसे ही जो है शासकों द्वारा क्षेत्रीय अधिकार करने का दावा। अब जब शासक जो है क्षेत्रीय अधिकार का दावा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इन सारी बातों को इतिहासकार समझने की कोशिश करते हैं कुल मिला के। ठीक है, अब देखिए साहब, ये आपके लिए आपको बस चित्र है और आपको इसे देख लेना है। इसे अपनी किताब में आप जब किताब पढ़ रहे हैं आप तो उसमें यहाँ पर निशान लगा के देख सकते हैं कि सिविस्तान का क्षेत्र कहाँ पड़ता था। तो यहाँ ये सिविस्तान है, मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको ऐसे चलना है, सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान और कलानौर, ऐसे करके लाहौर, ऐसे करके आपको चलते जाना है और ये आप अपने आप निशान लगा लेना। ठीक है, समझ लेना कहां पर कौन सा क्षेत्र पड़ता था, ये आपको इस मैप में दर्शाया गया है। ठीक है साहब, चलिए आप समझते हैं आगे। क्षेत्रीय पहचान का विकास। अब जब जातीय पहचान बन रही है, साथ के साथ जो है गांव की पहचान बन रही है, यहाँ जातियां अपने नियम कानून बना रही हैं, उनका पालन करवा रही हैं उनकी समितियां जो है। ठीक है, तो ऐसे ही कई क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं, भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं विकसित हो चुकी थी। अब यहाँ पर कई क्षेत्रों की क्या हो रही है, भौगोलिक सीमाएं विकसित हो गई हैं, समझ में आ गई कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, इसकी अपनी एक भाषा बन चुकी है, इसकी अपनी एक संस्कृति बन चुकी है। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए हैं। अब जो क्षेत्र बन रहे हैं वो किसी शासक या राजवंश से जुड़ गए हैं, उसके अधीन आ गए होंगे। ठीक है, उससे जुड़ गए हैं। तो अब यहाँ पर क्षेत्रीय संघर्ष और साम्राज्य का विस्तार भी हो रहा है। अब यहाँ अलग अलग शक्तियां हैं तो ये आपस में लड़ेंगी भी, आपस में लड़ेंगी तो जो जीत जाएगा वो उसका राज्य में मिल जाएगा। तो ऐसे करके इसका क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो राज्यों के बीच निरंतर आपसी संघर्ष चलते रहते थे। चोल, खलजी, यानी जो खलजी लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ऐसे खिलजी पढ़ रही है आप, तो चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश कभी कभी अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। तो यही लड़ लड़ा के इसका साम्राज्य जीत लिया, उसका साम्राज्य जीत लिया, इस पर कब्जा कर लिया, इस तरीके से ये जो है एक बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेते थे उस समय। लेकिन साम्राज्य की जो स्थिरता थी वो
स्थिर नहीं रहता था, वो बदलते रहते थे। आज बेशक इसने जीत लिया है, कल इस पर आक्रमण करके कोई दूसरा जीत जाएगा। तो ऐसे ही खिलजी और मुगल वंश की शासन अवधि की तुलना में स्थिरता का आकलन किया जा सकता है कि उनका जो है कब कब कैसे कैसे बदलती रही चीजें। ठीक है, अब देखिए साहब आगे 18वीं सदी में प्रपतन। तो 18वीं सदी में जब 18वीं सदी आ जा रही है तो उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो जा रहा है। मुगल साम्राज्य जब कमजोर हो रहा है, अयोग्य शासक बैठ रहे हैं यहाँ पर, तो उसका पतन भी शुरू होता है, पतन की उसकी शुरुआत हो जाती है। और जब जैसे ही उसके पतन की शुरुआत होती है तो यहाँ पर क्षेत्रीय राजा दोबारा उभर के आ जाते हैं। जब मुगल साम्राज्य आता है भारत में तो क्षेत्रीय राजा दब जाते हैं, उनका शासन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का साम्राज्य कमजोर पड़ता है, उनके पतन की शुरुआत होती है, यहाँ पर क्षेत्रीय राजा भी उभर कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रकृति में बदलाव। अब देखिए, लंबे समय तक चले सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य की वजह से क्षेत्रों की प्रकृति में बदलाव होगा, स्वाभाविक बात है। तो उन पर कई छोटे बड़े राज्यों को शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले क्षेत्रों की विरासत में मिल गई। तो इस तरीके से विचार मिल रहे हैं, तो एक नई सामाजिक संस्कृति उभर कर आएगी। ठीक है, जिसे हम विविधता के रूप में जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक परंपराओं का भी विकास हो रहा है। तो अलग अलग परंपराएं विकसित हो रही हैं इस समय, इस कालखंड में ही जो है 1000 साल का जो कालखंड है, इसमें कुछ भिन्न हो रही है तो कुछ समान हो रही हैं। तो एक क्षेत्र में जो सांस्कृतिक परंपरा है वो इस क्षेत्र से एकदम भिन्न हो सकती है और कुछ बातें इसकी और इसकी एक जैसी हो सकती हैं। तो ये परंपराएं मुख्यतः क्या हो रही है, प्रशासन के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में या भाषा से संबंधित हो सकती है। अब ऐसे ही क्षेत्रीय विविधता और समन्वय की बात कर रहे हैं तो हाँ बस 5 मिनट। तो इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, बल्कि उनके चरित्र के अपनी विशेषता बेशक बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वदलीय क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता रहा था। अब देखिए धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन। तो जो 1000 वर्षों के दौरान का जो भारत है, इसमें धार्मिक परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। अब लोगों की आस्था जो है, दैविक आस्था कभी व्यक्तिगत तो कभी सामूहिक रूप से प्रकट हो रही है। यहीं पर सामूहिक आस्था प्राय स्थानीय सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं से भी जुड़ी हो रही है। तो इस तरीके से धार्मिक स्तर पर भी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समाज के साथ साथ धर्म में भी बदलाव हो रहे हैं। समाज के साथ साथ धर्म में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, तो स्थानीय समुदाय की सामाजिक संरचना और जीवन पद्धति बदल रही है, वैसे ही उनकी धार्मिक आस्था भी बदल रही है। तो इस तरीके से उनकी धार्मिक आस्था बन रही, तो उसके लिए किसी के लिए कोई देवता महत्वपूर्ण हो जाएगा, किसी के लिए कोई देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो धार्मिक विश्वास जो है यहाँ पर अभी तक स्थिर नहीं हुए, बल्कि समाज के बदलाव के साथ उनमें भी विकास होता रहा है। ऐसे ही हिंदू धर्म में परिवर्तन आ रहे हैं। तो आज जिसे हम हिंदू धर्म कहा जाता है, उसमें इस काल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे नए देवी देवताओं की पूजा का चलन हुआ है यहाँ पर, तो बहुत सारे देवी देवता निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हो रहा है। ब्राह्मणों का यहाँ पर अब महत्व बढ़ता जा रहा है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, देखिए इसलिए बढ़ता जा रहा है, इसका प्रभाव जो है, यहाँ पर ब्राह्मणों को संस्कृतों का ज्ञान था, ब्राह्मणों को संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था, संस्कृत भाषा जानता था, बाकी लोग नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे, आपको इसका कारण पता है, क्योंकि सीमित लोगों को ही इसका अध्ययन करने का अधिकार था, वेदों वगैरह का। तो इसलिए ज्ञान, इसे संस्कृत भाषा का ज्ञान है, तो इसलिए इसका अलग ही सम्मान हो रहा है, इसे उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जा रही है। साथ ही साथ जो नए नए शासक आ रहे हैं, तो सामाजिक सम्मान पाने के लिए और वैधता प्राप्त करने के लिए इन्हें ब्राह्मणों को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि उस समय ये पहले नंबर पर था वर्ल्ड में, तो इसकी वैधता लेने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अब चूंकि इसे शाही संरक्षण मिल रहा है, तो इसलिए समाज में जो ब्राह्मणों का दबदबा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता रहा। ऐसे ही भक्ति परंपरा का उदय हो रहा है। तो इस काल में भक्ति परंपरा का उदय हो रहा है, एक प्रमुख धार्मिक आंदोलन के रूप में उभर रही है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो है भक्त जो हो रहा है, तो इस समय जो है मानव ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल इष्ट के रूप में कर रहा है। ईश्वर की कल्पना किसके रूप में कर रहा है, एक प्रेमल इष्ट के रूप में, यानी कि सहृदय व्यक्ति है, यानी कि भगवान एक सहृदय व्यक्ति है जिसके पास किसी भी तरीके से प्रेम से पहुंचा जा सकता है। उसके लिए पुजारियों की जो कर्मकांड है, विशद कर्मकांड, यानी बड़े बड़े जो कर्मकांड है, उसकी जरूरत नहीं है, उससे सीधे तौर पर पहुंचा जा सकता है भगवान के पास। ठीक है, तो यह विचार धार्मिक लोकतांत्रिक की ओर संकेत करता है। अब इस्लाम का भारत में प्रवेश हो रहा है। तो 7वीं सदी में पहली बार जो है व्यापारी और अप्रवासी भारत यहाँ पर जो है इस्लाम को लेकर आ रहे हैं,
और इस्लाम में वो कुरान शरीफ को लेकर के आ रहे हैं, जिसे वो अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। इसमें कहा गया कि केवल एक ईश्वर को एक ईश्वर को मानते हैं जो प्रेम, करुणा और उदारता का प्रतीक है। और जब प्रेम, करुणा, उदारता का प्रतीक है तो यहाँ पर इस्लाम में सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, तो ये किसी को भी अपना सकते हैं। अब इस्लामी धार्मिक संरचना की बात करें तो इस्लाम में धार्मिक विद्वानों, न्याय शास्त्रियों को उलेमा कहा जाता है, जिन्हें कई शासकों ने संरक्षण दिया। यहाँ पर आपको कुल मिला के बेसिक चीज बताई जा रही है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं इस कालखंड में ये समझ रहे हैं बस। बाकी किस तरीके से वो परिवर्तन हो रहे हैं हम आगे के चैप्टर में सारी बातें समझेंगे। हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या करते हैं, ये सारी बात एक जैसी होंगी ना। अब यहाँ पर दो समुदाय हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया कौन होते थे? वो पैगंबर मोहम्मद के जो दामाद थे हजरत अली, उनको विधि सम्मत नेता मान रहे हैं, अपना लीडर मान रहे हैं, उन्हें जो है उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं, तो वो हो गए शिया। वहीं सुन्नी पैगंबर के बाद जो आए खलीफा थे उनको स्वीकार कर रहे हैं, वो हो गए सुन्नी। तो प्रारंभिक इस्लामिक नेतृत्व जो है खलीफा के हाथ में था और यह परंपरा लंबे समय तक चलती रही। अब देखिए इस्लामी कानून और मतभेद। अब इस्लामी जो कानून है और उसमें भी जो कानून को मानने वाले लोग अलग अलग दिखते हैं। तो उसमें दो मत निकल के आते हैं, एक हनफी मत होता है, एक शफी मत होता है। हनफी मत को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रभावशाली इसका जो प्रभाव है जो है किसका? हनफी मत का। वहीं शफी मत की बात करें तो विशेष रूप से दक्षिण भारत और केरल में प्रभावी है। ठीक है, अब इसमें कई व्यवहारिक अंतर हैं, वो सारी बातें हम आगे देखेंगे। रहस्यवाद और धार्मिक विविधता। तो इस काल में धर्म सिद्धांतों के अतिरिक्त रहस्यवादी परंपराएं भी आ रही हैं, तो वो सारी बातें बताई मैंने, जैसे सूफी संत की है, भक्ति आंदोलन है। अब यहाँ पर जो है भगवान को एक प्रेमल इष्ट के रूप में देखा जा रहा है, जिसके लिए कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इतिहासकारों के लिए समय का अर्थ क्या है इतिहासकारों के लिए? तो इतिहासकार समय को केवल घंटों या कैलेंडर यानी कि समय को घड़ी या कैलेंडर के आधार पर नहीं देखते हैं, बल्कि वो देखते हैं उस समय किस समय पर कौन से परिवर्तन हुए। तो वे समय को सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों और विचारों व विश्वासों में बदलाव तथा स्थायित्व के रूप में समझते हैं। कुल मिला के ये तो समय के कालखंडों में बांटने की उपयोगिता क्या है? अब जब समय को कालखंड में बांट रहे हैं, जैसे हम जो है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकाल भारत पढ़ रहे हैं या आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये कालखंड बांटा क्यों जा रहा है? तो बांटने का कारण है साहब कि अतीत को समान विशेषताओं वाले युगों या कालों में विभाजित करने से इतिहास का अध्ययन स्वव्यवस्थित और सरल हो जाता है। तो हम जब प्राचीन भारत पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ समान विशेषता थी, समान चीजें दिख रही थी, इसलिए उस कालखंड को हमने प्राचीन भारत पढ़ दिया। अब यहाँ मध्यकाल में कुछ समान विशेषताएं होंगी तो इसलिए मध्यकाल, और ऐसे ही हम जो है आधुनिक भारत पढ़ेंगे। अब उपनिवेश जो उपनिवेश काल का जो उपनिवेशिक जो लोग थे, उपनिवेश वाले जो लेखक थे, वो भारत के काल को धर्म के आधार पर बांट दे रहे हैं। जैसे जो उपनिवेश काल विभाजन क्या है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग के रूप में बांट दे रहे हैं। तो ये अंग्रेज इतिहासकार हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में बांट दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह विभाजन धार्मिक साधनों के आधार पर था, यह मानकर कि शासक का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। यानी कि जो औपनिवेशिक इतिहासकार थे वो क्या मान रहे हैं कि शासक का धर्म परिवर्तन ही एकमात्र परिवर्तन का आधार होता है या ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण है। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह विभाजन भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता की उपेक्षा करता है। यह मान लेता था कि धर्म के अलावा बाकी क्षेत्रों जैसे कृषि, समाज, शिल्प आदि में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हो रहा होता है। जबकि हम जब देख रहे हैं सारी चीजें तथ्यों के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे बदलाव हो रहे हैं, यहाँ भाषाएं आ रही हैं, यहाँ तकनीक हो रही है, धर्मों का जो विकास हो रहा है। तो आधुनिक इतिहास का दृष्टिकोण यही है कि आज इतिहासकार अतीत का अध्ययन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर कर रहे हैं, वहीं औपनिवेशिक वाले केवल धार्मिक कारकों के आधार पर कर रहे थे। धर्म या शासक का धर्म केवल एक आंशिक कारक हो सकता है, ठीक है, संपूर्ण कारक नहीं हो सकता वो। तो आधुनिकता बनाम मध्यकाल की तुलना की सावधानी यही है कि अक्सर आधुनिकता को भौतिक और बौद्धिक प्रगति का सूचक के रूप में देख लिया जाता है, प्रगति से जोड़ा जाता है। अब जब ऐसा जोड़ लिया जाता है तो उससे समस्या ये हो जाती है, उससे गलत धारणा बन जाती है, कहां से ये निकल जाता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन या प्रगति नहीं हुई। जबकि हम आगे पढ़ेंगे और हमने कुछ देखा भी तो उससे पता चलता है कि मध्यकाल में नए धर्म निकल के आ रहे हैं, संस्थाएं उपज रही हैं, संस्थाओं का विकास हो रहा है, समाज संरचना का उदय हो रहा है। ऐसे ही कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो जाती है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो है यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए आकर्षित हो रही हैं।
ऐसे इसमें जो है फिर जो है चाहे वो फ्रांस की कंपनी हो, चाहे वो डच हो, या फिर जो है अपनी यूरो ये क्या कहते हैं यूके की ब्रिटिश कंपनी हो, ये भारत में आ रही होती है, पुर्तगाली की कंपनी हो, तो इसलिए भारत में आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर 1 क्लास 7 का। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और कल से हम जो है इसे आराम से विस्तार से पढ़ेंगे क्लास 7 के सेकंड चैप्टर को। तो इसलिए आप इसमें बने रहिए, चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट होंगी, सारी क्लियर तरीके से आपको समझाई जाएंगी, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती उन्हें कमेंट करके बता दिया करिए, तो जिसको हम अगले लेक्चर में शामिल कर लिया करें। ठीक है, अगर आप अपनी फाउंडेशन को एकदम अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ऐसे ही यहाँ पर एनसीईआरटी की हर एक विषय की क्लास मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।